हेलो इंजीनियर, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे फिनिशिंग की जो ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, वर्किंग सीक्वेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए साइट पे। आज हम आपके साथ में एक बहुत अच्छा वीडियो शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। इस जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, मेसनरी वर्क का डिस्कस करेंगे, प्लास्टर वर्क का डिस्कस करेंगे, टाइलिंग वर्क का डिस्कस करेंगे, जिप्सम प्लास्टर का डिस्कस करेंगे, मार्बल फ्लोरिंग का डिस्कस करेंगे, वाटरप्रूफिंग का डिस्कस करेंगे, वुडन वर्क का डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क, मेटल वर्क, प्लम्बिंग वर्क और एल्युमिनियम वर्क, एक्सटर्नल पेंटिंग और फर्स्ट स्नैक, सेकंड स्नैक, थर्ड स्नैक और फाइनल स्नैक हैंडओवर स्टेज में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है इंजीनियर, चलिए टाइम को वेस्टेज नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम है मैसेंडरी वर्क। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया आपके लिए, एक एक पॉइंट चुन चुन के साइड से निकाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है और इसको आप स्किप मत करना, आप इसको जीरो लेवल से देखिए। और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके पास में परिपूर्ण नॉलेज होगा कंस्ट्रक्शन साइट के रिगार्डिंग। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। मैसेंडी में क्या क्या पार्ट होते हैं। मैसेंडी देखो, ठीक है, मैसेंडी में क्या क्या पार्ट होते हैं। ब्रिक्स वर्क होता है हमारा, ब्लॉक वर्क होता है, ठीक है। और अभी ब्रिक वर्क में क्या है, दो पार्ट होते हैं, रेड ब्रिक्स वर्क होता है और फ्लाई एश ब्रिक वर्क होता है, ठीक है। और ब्लॉक वर्क में क्या है, एससीसी ब्लॉक होता है और सीसी ब्लॉक होता है, ठीक है। यानी लाइट जो ब्लॉक होता है उसको एससीसी ब्लॉक कहा जाता है। और एससीसी ब्लॉक का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑटोक्लेव्ड इरिटेटेड एंड कंक्रीट ब्लॉक इसको कहा जाता है, ठीक है। सीसी ब्लॉक को कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। अभी इन्हें डिस्कस करते हैं रेड ब्रिक्स क्या। रेड ब्रिक्स का काम हमें किस तरीके से साइट पे करना चाहिए। इंजीनियर्स, रेड ब्रिक्स हम दो उसमें करते हैं, ठीक है। 9 इंची ब्रिक वर्क्स और 4 इंची ब्रिक वर्क्स, ठीक है। 9 इंची ब्रिक्स में जो जनरली यूज करते हैं इंजीनियर्स, 1:6 का रेशो यूज करते हैं। और 4 इंची ब्रिक्स वर्क में हम जो यूज करते हैं ब्रिक वर्क में, वो 1:4 का यूज करते हैं इंजीनियर्स। एक क्या है, एक सीमेंट होता है और 6 क्या है, 6 हमारा कोरसेंड होता है, ठीक है। ये रेशो होता है इंजीनियर्स। जनरल नॉलेज के लिए एक एम क्यूब में जो हमारा रिक्वायरमेंट ब्रिक्स होता है एज पर प्रैक्टिकल साइड, ठीक है, साइड पे प्रैक्टिकल के अनुसार, बुक्स के अनुसार नहीं, बुक्स के अनुसार 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स मेंटेन है हमारी 1 क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो हम साइड के अनुसार हैं, तो साइड के अनुसार 4502 to 470 नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियर्स 1 क्यूबिक मीटर में। इंजीनियर्स, एक बेसिक नॉलेज के लिए, इसका साइज क्या होता है, 190 लेंथ होता है, 90 mm इसका विड्थ होता है और 90 mm इसका हाइट होता है, ठीक है। इंजीनियर्स, जो हम मोटार यूज करते हैं साइट पे, उसका थिकनेस कितना mm होता है इंजीनियर्स, उसका थिकनेस 12 mm हम यूज करना चाहिए साइट पे, ठीक है। 12 mm यूज करना चाहिए इंजीनियर्स। एक 4 इंची ब्रिक वर्क में अकॉर्डिंग टू IS कोड, हमने IS कोड का भी मेंशन किया है इंजीनियर्स। इसमें IS कोड नंबर क्या है, IS कोड नंबर है 2212 में, ठीक है। उसमें ये मेंशन है कि एवरी 4 लेयर, ठीक है, प्रत्येक 4 लेयर पे हमें जो 4 इंची की दीवार में, ठीक है, 4 इंची की जो वॉल का ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसमें जो स्टील यूज करना, 2 नंबर स्टील यूज करना, ठीक है। कितना डाया का, 6 mm स्टील का, ठीक है। ये IS कोड 2212 में इसका वर्णन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS कोड 1200, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, 1974 में हमने IS कोड का फुली वर्णन इस वीडियो में आपको दिखाया है, ठीक है। रेड ब्रिक्स की वेस्टेज जो परसेंटेज होती है 5% होती है। फ्लाई एश की जो वेस्टेज परसेंटेज होती है वो हमारी 10% होती है। सीमेंट इन मैसेंडरी वर्क में 2% होता है। मैसेंडरी वर्क में सीमेंट का वेस्टेज अगर हम लेंगे तो 2% होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंजीनियर हमारा IS कोड 1200 पार्ट 1 1974 में वर्णन किया गया है, ठीक है। इंजीनियर, मैसेंडरी कोर्स 1 डे रिक्वायर्ड, एक दिन में मैसेंडरी कोर्स किस ना करना चाहिए इंजीनियर्स। ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल ही साइट पे, प्रैक्टिकली जितनी भी इसमें बातों को वर्णन किया जा रहा है ये प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। ये 1 डे
हम ब्रिक वर्क का जो हाइट है वो कितना, 1 मीटर से ज़्यादा हमें हाइट नहीं करना चाहिए, सेफ्टी का इशू होता है, ठीक है। और इसमें एवरी डे डेट मार्किंग करना चाहिए, ठीक है। 7 डेज इसमें क्यूरिंग का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना पड़ता है, क्यूरिंग का रजिस्टर हमें साइट पे मेंटेन करना चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए इंजीनियर्स, अगर ये वीडियो आपने थोड़ा दिल से देख लिया तो इसमें हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ ऐसा सिखाएंगे कि जो आपने आपके साइड पे आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। इंजीनियर, जो हमारा ब्लॉक होता है AA ब्लॉक, ऑटोक्लेव्ड एरेटेटेड कंक्रीट जो ब्लॉक होता है उसका साइज क्या होता है, ठीक है। 600 mm साइज क्या होता है इंजीनियर, साइज होता है, देखो 600 mm इसका लेंथ होता है, ठीक है। ब्रेथ होता है, जो चौड़ाई होती है उसकी, ठीक है, वो 100 mm की भी होती है और 200 mm की भी होती है, एज पर रिक्वायरमेंट साइड, ठीक है। साइड के अनुसार कितना हमें यूज करना होता है। और हाइट हमारी जो स्पेसिफाइड हाइट है वो है 250 mm हाइट है, ठीक है। इसका जो वेट होता है इंजीनियर 15 से 16 kg होता है, इसका वेट होता है। इसको लगाने का तरीका क्या है, इसमें क्या चीज़ यूज किया जाता है साइड पे, इसमें हम एडहेसिव यूज करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग कंपनियों का एडहेसिव होता है जो साइड पे जो प्रिफेर करते हैं, जिस साइड पे जो होता है, जैसे फॉस्फोरॉक्स एक कंपनी है, ठीक है। फॉस्फोरॉक्स का हमें केमिकल मिलता है, हिल्टी का मिलता है, ठीक है, सेराबोन मिलता है। और इसको जो एडहेसिव से जो हम इसको लगाते हैं उसका एडहेसिव का थिकनेस कितना होता है, एडहेसिव का थिकनेस होता है 5 mm। इंजीनियर्स, ये सारी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद में हमें इंजीनियर्स 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्लॉक रिक्वायरमेंट है तो जनरली हमें पता होना चाहिए, निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इंजीनियर्स 1 क्यूबिक मीटर में 1 क्यूबिक मीटर एरिया ऑफ द 1 ब्लॉक, ठीक है। एरिया ऑफ द 1 ब्लॉक क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। लेंथ लंबाई ले लिया और उसका चौड़ाई ले लिया, एरिया निकल गया। उसके बाद में इसका एरिया निकलने के बाद में, जैसे एरिया मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रखा 0.03 आया 1 क्यूबिक मीटर में, तो कितने ब्लॉक लगेंगे 1 क्यूबिक मीटर में, 33.34 नंबर ऑफ ब्लॉक लगेंगे, यानी 34 नंबर ब्लॉक हमारे लगेंगे विद एडहेसिव, ठीक है। 5 mm इसमें ये है विदाउट एडहेसिव, ठीक है। विदाउट एडहेसिव हमारे कितने 34 ब्लॉक लगेंगे। और विद एडहेसिव अगर लगाएंगे तो एडहेसिव इसमें जोड़ के सारे एरिया में जोड़ के एरिया कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया आ गया 0.031, तो 32.25 नंबर ऑफ ब्लॉक, यानी 33 नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। मेसनरी का टॉपिक इंजीनियर्स एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम चालू करेंगे वो है प्लास्टर वर्क। मेसनरी वर्क में हमने आपके साथ में डिस्कस किया है रेड ब्रिक्स, फ्लाई ब्रिक्स, ब्लॉक वर्क, ठीक है। लगाने का तरीका, थिकनेस, साइज, IS कोड क्या बोल रहा है, 4 इंची ब्रिक वर्क में कितना मोटार लगेगा और 9 इंची में कितना मोटार लगेगा, ठीक है। साइज क्या होता है, कुछ फुल फॉर्म का भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं प्लास्टर वर्क। नेक्स्ट टॉपिक चालू हो जाता है प्लास्टर वर्क, ठीक है। प्लास्टर वर्क करने का तरीका क्या है, प्लास्टर वर्क कितने टाइप का होता है, कहाँ कहाँ प्लास्टर करते हैं बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। बिफोर एक्टिविटी क्या होती है, आफ्टर एक्टिविटी क्या होती है, ऑल ओवर डिस्कस करेंगे हमारे साथ में, क्योंकि ये नोट्स हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और बहुत मेहनत से किए हैं। इसको आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखिए ताकि फिनिशिंग आपके अंदर तक घुस जाए। उसके बाद में बिफोर एक्टिविटी, ठीक है, मेसनरी वर्क कंप्लीट होना चाहिए, हैकिंग वर्क कंप्लीट होना चाहिए और GIMS कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हैकिंग क्या होता है, जब हम कंक्रीट ब्लॉक पे, ठीक है, कोई भी RCC सरफेस है, कोई भी RCC सरफेस पे हम जो रफिंग जो करते हैं ग्राइंडर की मदद से या उसकी हथौड़ी की मदद से जो रफिंग करते हैं, इस टाइप सा रफिंग जो होता है, ठीक है, उसको हैक करते हैं ताकि जो हैकिंग का मतलब है कि जो हमारा प्लास्टर और RCC के बीच में जो बॉन्ड है वो अच्छा बन जाए, ठीक है, रफिंग करना उसको, ठीक है। हैकिंग का जो क्राइटेरिया है इंजीनियर वो क्या होता है, 1 स्क्वायर मीटर में 40 से 35 आइडेंट होना चाहिए, यानी 40 से 35 टक मारने चाहिए। GIMS हम कहाँ लगाते हैं, ये देखो, ये मेरा मेसनरी वर्क है और ये मेरा RCC वर्क है, ठीक है। ये RCC कॉलम है, तो मुझे कहाँ लगाना चाहिए, ये ग्रीन कलर का है, ये क्या है, मेरा GIMS है, ठीक है, इंडिकेट किया है। RCC और मेसनरी के जॉइंट पर हम इसको लगाते हैं ताकि जो हमारा क्रैक है वो राइज नहीं हो, ठीक है। इसका जो लेप लगाते हैं, लेप करते हैं जो GIMS का, वो लेप कितना होना चाहिए, वो 150 से 300 mm ओवर लेप होना चाहिए, ठीक है, RCC मेंबर पे, ठीक है। IS कोड 1542, प्लास्टर एंड सैंड शुड बी लेस देन 2.36 mm, ठीक है। सैंड यूज करना चाहिए, IS कोड में वर्णन है ये वाला।
उसके बाद में देखिए इंजीनियर, वॉल प्लास्टर हो गया, सीलिंग प्लास्टर हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल प्लास्टर हो गया। अब इंटरनल अगर प्लास्टर हम चालू कर रहे हैं तो इंजीनियर सबसे पहले हमें सीलिंग का प्लास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें वॉल का प्लास्टर करना पड़ेगा। सीलिंग के प्लास्टर का रेशो क्या होता है, 1:3 होता है, ठीक है। और 1 स्क्वायर मीटर में कितना सीमेंट लगेगा, 1 स्क्वायर मीटर में 6.8 kg, वो हमने आगे डिस्क्राइब किया है आपके लिए कि किस तरीके से हमें सीमेंट निकालना है, और यहाँ पे हम एक उसमें इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हमें सीमेंट निकालना है, ठीक है। एक्सटर्नल प्लास्टर अगर इंजीनियर्स हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्लास्टर में देखो, एक्सटर्नल प्लास्टर अगर हम कर रहे हैं तो देखो ये जनरली हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, ठीक है, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। अब हमें एक्सटर्नल प्लास्टर चालू करना तो इंजीनियर हमेशा एक्सटर्नल प्लास्टर टॉप डायरेक्शन से चालू होगा, ठीक है। दिस इज आरो मार्किंग इंडिकेट फॉर द प्लास्टर वर्क, ठीक है। प्लास्टर वर्क हमारा टॉप से चालू होगा, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल प्लास्टर, ऑल रूम स्केटिंग। अगर हम इंटरनल प्लास्टर कर रहे हैं तो सारे रूमों में हमें 200 mm कटिंग करना चाहिए, ताकि हमें जो प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर हम बाद में जो टाइल लगाते हैं, टाइल के लिए हमें चिप नहीं करना पड़े, ठीक है। उसके बाद में एक्सटर्नल प्लास्टर 2 कोटों में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जो एक्सटर्नल प्लास्टर है हमेशा 2 कोट में होता है। फर्स्ट कोट में 1:4 का रेशो यूज करते हैं, और फर्स्ट कोट में फाइन सैंड यूज नहीं करते हैं। अगर फाइन सैंड यूज हो रहा है आपकी साइड पे तो फर्स्ट कोट में यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट कोट में ओनली कोर सैंड यूज करते हैं। सेकंड कोट में 1:6 का रेशो यूज करते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड कोट में रेशो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बेस में हमें जो रेशो 1:4 का यूज करना, सेकंड में 1:6 का यूज करना। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल प्लास्टर में दोनों कोटों में एक केमिकल मिलाते हैं, ठीक है, जिसको वाटरप्रूफ केमिकल कहा जाता है, और उसका जो रेशो होता है 1 बैग में 250 से 300 ml मिलाना चाहिए, ठीक है। अब देखो डिपेंड करता है आपकी कंपनी में, आपकी साइड पे कौन सा केमिकल यूज करता है। जैसे मैं कुछ कंपनियों को यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। जैसे सिक्को का हम यूज करते हैं SBI, सेरा लेटेक्स, ठीक है, ये 2 है जो हमने यूज किए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी हैं। उसके बाद में एक आपने देखा होगा एक्सटर्नल प्लास्टर में एक फाइबर्स होता है वाइट कलर का, ठीक है, जिसको रेक्रोन कहा जाता है, रेक्रोन 3S फाइबर कहा जाता है, ठीक है। इसको 1 बैग में कितना लेते हैं, इसका लिमिट क्या है, 1 बैग में 125 ग्राम हमें मिलाना चाहिए एक्सटर्नल प्लास्टर में। उसके बाद में इंजीनियर्स एक छोटा सा हम प्रैक्टिकली एक वो बता देते हैं आपको कि इंजीनियर्स किस तरीके से हमें एक्सटर्नल प्लास्टर का कैलकुलेशन, इंटरनल प्लास्टर का कैलकुलेशन करना चाहिए, और फाइन सैंड कितना, सीमेंट कितना, वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा इंजीनियर्स रेशो है 1:6 का, ठीक है। उसके बाद में फाइन सैंड एंड कोर सैंड रेशो क्या है, 40 and 60% हमने लेना साइड पे। कैलकुलेशन करेंगे, थिकनेस क्या है 12 mm का, रेशो 1:6 को है, और एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू में थिकनेस कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया मेरा इतना, ठीक है। एरिया हो गया मेरा 1, थिकनेस मेरा 12 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, ठीक है। तो 0.012 आ गया। फिर उसके बाद में मैं वेट वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। वेट वॉल्यूम निकालूंगा तो जो मेरा वॉल्यूम आया उसको मैं गुना कर दूंगा 1.33 से। अब ये पूछो 1.33 क्या है, 1.33 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01596 इसका वेट वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद में मैं अपना स्टार्ट करता हूँ सीमेंट का कैलकुलेशन। सीमेंट मेरे को निकालना, तो सीमेंट का रेशो क्या है इंजीनियर 1, सीमेंट का रेशो क्या है 1, ठीक है। वेट वॉल्यूम क्या आया 0.015 आया। अब 28.8 क्या है, 28.8 क्या है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है, डेंसिटी। अब आप कहोगे कि डेंसिटी क्या है, 1440 होता है डेंसिटी। तो 1440 को अगर मैं बैग में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि 1 बैग का जो वेट होता है वो 50 kg होता है, तो 50 kg से इसको डिवाइड करूंगा तो 28.8 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ इंडिकेट किया है। तो मेरा बैग आ गया, इसमें इंजीनियर्स कैलकुलेशन करने के बाद 0.091 बैग आ गया। बैग को मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा, इंटू में 50 कर दूंगा तो 4.5 kg आ जाएगा। इंटू 20% एक्स्ट्रा अगर लेंगे इसमें, ठीक है, जो सल्डी हम यूज करते हैं, तो 5.4 kg मेरा टोटल सीमेंट का कंजप्शन आ जाएगा, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में। सेंट का कैलकुलेशन करेंगे, जो मेरा सीमेंट आया, ठीक है, जो मेरा सीमेंट आया 0.091 बैग आया, सीमेंट आया जो मेरा बैग में है। अभी बैग को मैं क्या है कन्वर्ट कर लूँगा
फुट में, ठीक है, क्यूबिक फुट में, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.225 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.11 बैग आ जाएगा। 11 बैग को मैं इंटू कर दूंगा किससे, रेशो क्या है मेरा 4 का, तो 0.05 क्यूबिक फीट आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूबिक फीट है, क्यूबिक फीट को रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.05 मेरा सैंड का कैलकुलेशन आ जाएगा। प्लास्टर में अगर कोई और डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इंजीनियर्स नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए, पूरा फिनिशिंग आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। आज बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो है मेरा जिप्सम प्लास्टर। जैसा कि इंजीनियर आप देख पा रहे हो जिप्सम प्लास्टर, ठीक है। जिप्सम प्लास्टर की कंडीशन क्या होती है, कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, कितनी ब्रांड है, जिप्सम और पीओपी में डिफरेंस क्या है, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहले जिप्सम और पीओपी में डिस्कस कर लेते हैं। पीओपी और जिप्सम प्लास्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पीओपी, ठीक है, ये देखो जिप्सम प्लास्टर है। जिप्सम प्लास्टर का जो फॉर्मूला CaSO4 2H2O, ये जिप्सम प्लास्टर है। जिप्सम प्लास्टर को हम कैल्सिनेशन करेंगे, यानी गर्म करेंगे, हीट देंगे 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा जो वाटर बच जाएगा, वाटर 1.2 बच जाएगा, इसमें 1/2 बच जाएगा। तो पीओपी हमारा यहाँ से राइज होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जिप्सम प्लास्टर और पीओपी का डिफरेंस है। उसके बाद में इंजीनियर्स हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ब्रांड हम यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांड हम यूज करते हैं जिप्सम प्लास्टर में। इंजीनियर जैसा कि देख पा रहे हो, देखो सकरनी है, अग्रवाल है, त्रिमूर्ति है, बिल्डवेल है, और बहुत सारी ब्रांड है मार्केट में जो साइड पे हम यूज हो रहा है। लेकिन जनरली जो हम चीज़ करेंगे वो है ये है, इसका जो थिकनेस यूज होता है वो 12 mm होता है। 12 mm थिकनेस का हम जिप्सम प्लास्टर यूज करते हैं। इंजीनियर आपने देखा होगा जिप्सम प्लास्टर से पहले हम हरा कलर का एक कंपाउंड लगाते हैं जिसको कहा जाता है जिप्रोक्स, ठीक है। अभी हम जिप्रोक्स जो हमारा जिप्रोक्स है उस कंपनी का जिप्सम प्लास्टर यहाँ वर्णन करेंगे, उसको कहा जाता है कंपाउंड, ठीक है, जिप्सम कंपाउंड कहा जाता है। इसका जो वजन होता है 20 kg का होता है। अप्लाइड कब करते हैं इसको, 24 आवर, ठीक है, अप्लाई 24 आवर्स आफ्टर जिप्सम स्टार्ट, ठीक है। अभी जैसे मैंने अप्लाई कर दिया 24 आवर्स आफ्टर मैं यहाँ पे जिप्सम प्लास्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। इसका कंजप्शन क्या होता है, 1 kg में 5 स्क्वायर मीटर का इसका कंजप्शन निकलता है, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 700 kg पर m3, ठीक है। अच्छा इंजीनियर्स, आपने जिप्सम प्लास्टर में, जैसे मैं उसमें सीमेंट प्लास्टर में GI मैश यूज करता हूँ, तो जिप्सम प्लास्टर में मैं फाइबर मैश यूज करता हूँ। फाइबर मैश जो उसका होता है उसका नाम होता है जिप्रोक्स 145 GSM, ठीक है। 145 GSM क्या है, ग्लास फाइबर मैश होता है, और इसमें मैश का साइज होता है 5 mm बाई 5 mm, ठीक है। ये GSM क्या है, 145 क्या है, ग्राम स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसका जो वेट होगा 1 मीटर में 145 ग्राम स्क्वायर पर मीटर वेट होगा, ठीक है, इसलिए इसको GSM कहा जाता है। वाटर टू पाउडर रेशो क्या होता है, 1:1.25 वाटर एंड जिप्सम, ठीक है। इसका रेशो क्या होता है 1:1.225, ठीक है। ये जिप्सम एंड वाटर एंड जिप्सम का रेशो है। एवरेज सेटिंग टाइम क्या होता है, 20 to 40 मिनट एवरेज सेटिंग टाइम होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, ये IS कोड 2542 में इसका वर्णन है, पेज नंबर 1 1978, ठीक है, 20 से 40 मिनट। ड्राई टाइम क्या होता है 24 आवर्स टू 72 आवर्स इसका जिप्सम प्लास्टर का ड्राई टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना मेरा जिप्सम प्लास्टर आ रहा है, और इसमें जैसे एरिया 1 स्क्वायर मीटर में, ठीक है, थिकनेस क्या 12 mm, डेंसिटी क्या है 700 kg पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्वांटिटी निकालूंगा एरिया इंटू में थिकनेस इंटू में डेंसिटी। उसके बाद एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, थिकनेस 12 mm है, डेंसिटी 700 mm है, 8.41 kg आ गया है। 5% वेस्टेज लिमिट है तो 5% जोड़ूंगा तो 8.41 kg आ जाएगा, कितना, एक स्क्वायर मीटर में, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर में जिप्सम प्लास्टर का कंजप्शन कितना आ गया 8.51 kg, ठीक है। लेबर रेट पे अगर मैं काम कराऊंगा तो इंजीनियर्स लेबर रेट पे जो मैं काम कराऊंगा वो है 8 से 15 रुपये स्क्वायर फीट, और प्राइस क्या होगा 180 से 25 kg का बैग का जो मार्केट का 180 रुपये अप डाउन रहता है, ठीक है, ये रेट है। उसके बाद में वर्किंग एंड सीक्वेंस पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, पीओपी को इंजीनियर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसको, पीओपी को।
पनिंग जो हम करते हैं वाल पे वो 6 mm करते हैं। और डेंसिटी क्या है इसका 1120 kg पर m³ होता है डेंसिटी, ठीक है। वर्क प्रोसीजर क्या होता है जिप्सम प्लास्टर का और इसका मेसनरी वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेसनरी वर्क कंप्लीट होना चाहिए, MEP वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कंक्लूड पैकिंग विथ फाइबर मेश कंप्लीट होना चाहिए। 24 आवर्स आफ्टर अप्लाइड जिप्सम प्लास्टर, कंपाउंड अप्लाइड आफ्टर RCC वॉल, ठीक है। 1 kg में 50 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम टाइम पीरियड 7 डेज होता है। इंजीनियर्स ये कहना चाह रहा है कि आज मैंने कंपाउंड अप्लाई कर दिया तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 7 डेज तक मैं इस पर जिप्सम प्लास्टर अप्लाई करता हूँ। 7 डेज आफ्टर ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। लेवल पेड मार्किंग होना चाहिए, प्रॉपर स्पीड लेवल से चेक होना चाहिए, यही सब चीज़ है जिप्सम प्लास्टर में। जिप्सम प्लास्टर का मेन है जिप्सम कंपाउंड अप्लाई करना चाहिए। अगर जिप्सम कंपाउंड अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे तो वहाँ पे हैकिंग करना चाहिए। और इसमें जो है कि जो इलेक्ट्रिकल बॉक्स है वो 2 mm बाहर होना चाहिए जिप्सम वॉल प्लास्टर से। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, IS कोड में क्या वर्णन है। इंजीनियर्स नेक्स्ट एक्टिविटी के आप लेके आए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है हमारा बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, वो है हमारा टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइल वर्क, ठीक है। टाइल वर्क कितने टाइप का होता है, क्या कंपोजिशन होता है, स्ट्रेंथ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, फिनिश क्या है, वाटर रेजिस्टेंस क्या है, IS कोड क्या बोल रहा है, वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, ये सारा चीज़ टाइल हमें कहाँ से चालू करना है, ये एवरीथिंग आपके साथ में डिस्कस करेंगे। कौन सा एडहेसिव यूज करता है, थिक बेड सिस्टम कौन सा, थिन बेड सिस्टम कौन सा है। चलिए इंजीनियर, टाइम बहुत कम है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइलिंग वर्क, ठीक है। टाइलिंग वर्क क्या है, टाइल हमारी 2 टाइप की होती है, सेरेमिक टाइल एंड वेट्रीफाइड टाइल, ठीक है। सेरेमिक टाइल क्या है, जिसका रफ होता है सरफेस उसको सेरेमिक टाइल कहा जाता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, इसमें कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बनी होती है सेरेमिक टाइल, कंपोजिशन लिख रखा है मैंने, मेड इन क्ले एंड वाटर, मिट्टी और पानी के साथ में सेरेमिक टाइल को बनाया जाता है। वेट्रीफाइड टाइल को किसके साथ बनाया जाता है, सिलिका एंड वाटर के साथ में, जिसका रेशो क्या है 60:40 का रेशो होता है, ठीक है। 60:40 का रेशो सिलिका का, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है, सेरेमिक टाइल का स्ट्रेंथ हो जो लेस होता है, लेस स्ट्रेंथ होता है। जो वेट्रीफाइड टाइल होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये लेस होती है, इसकी हाई होती है। फिनिश क्या है, ये मैट फिनिश होता है। सेरेमिक टाइल क्या है, मैट फिनिश होता है। और वेट्रीफाइड टाइल क्या है, ग्लोसी फिनिश होता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्बेशन कितना होता है, 3% ऑफ सेरेमिक टाइल का, ठीक है। और वेट्रीफाइड का टाइल का वाटर एब्जॉर्बेशन कितना होता है, लोअर देन 0.8%। ये कौन कह रहा है, ये IS कोड कह रहा है। IS कोड का 13630 पार्ट 2 पेज नंबर 2 2019 में वर्णन किया गया है, ठीक है। इंडोर के लिए हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये सेरेमिक टाइल, ठीक है। और हेवी मूवमेंट के लिए कहाँ पे यूज करते हैं, वेट्रीफाइड टाइल यूज करते हैं हेवी मूवमेंट के लिए, ठीक है। थिकनेस का वर्णन किया गया है, मेनली यूज इन वॉल एंड क्ले टाइल, ठीक है। 3 से 5 mm का जो टाइल होता है उसको क्ले टाइल कहा जाता है। जैसे क्लेडिंग में यूज करते हैं। 4 से 10 mm गुड बैलेंस टाइल कहा जाता है। क्लेडिंग एंड फ्लोर एंड रेजिडेंशियल पब्लिक स्पेस में इसको यूज किया जाता है। 12 से 20 mm जो होता है डिजाइन एंड आउटडोर फ्लोरिंग के लिए यूज करता है। हैवी मूवमेंट जहाँ होता है वहाँ से 12 से 20 mm का टाइल हम यूज करते हैं। वर्किंग प्रोसीजर इंजीनियर इसमें हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं टाइल वर्क, ठीक है। टाइल वर्क इसमें डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो थिन बेड सिस्टम होता है, एक होता है थिक बेड सिस्टम, ठीक है। एक थिन बेड सिस्टम होता है, एक थिक बेड सिस्टम होता है। प्रोसीजर क्या है दोनों का, ठीक है। थिन बेड सिस्टम किसको कहा जाता है, थिन बेड सिस्टम कहा जाता है। जो हमें एडहेसिव से टाइल जो लगाना उसको थिन बेड सिस्टम कहा जाता है। थिक बेड सिस्टम कहा जाता है जो हमें मोटार से लगाना उसे थिक बेड सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एरिया प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद में MEP वर्क कंप्लीट होना चाहिए, लेवल पेड मार्किंग होना चाहिए, स्किड होना चाहिए क्योंकि हम एडहेसिव से टाइल लगा रहे हैं तो स्किड यहाँ कंपलसरी है। उसके बाद में क्यूरिंग होना चाहिए 3 डेज का। उसके बाद में टाइल फिक्स करते हैं विद एडहेसिव 5 से 8 mm थिकनेस में। उसके बाद में ग्राउटिंग कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में थिक बेड सिस्टम क्या है, एरिया प्रिपरेशन, लेवल पेड मार्किंग, MEP वर्क, ठीक है। उसके बाद में मोटार मिक्सिंग करते हैं। रेशो क्या यूज करता है, वो 1 से 3 mm। और थिकनेस क्या है, जनरली हम 35 mm टाइल में लेके चलते हैं और स्टोन में 25 mm थिकनेस लेके चलते हैं। सल्डी कोटिंग करते हैं, उसके बाद टाइल फिक्सिंग करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं। ये टाइल का प्रोसीजर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंजीनियर टाइल में सबसे पहले देखिए, ये टाइल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। टाइल जैसे मेरा ये रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है, तो इसमें टाइल मेरे को कहाँ से चालू करना, आप जैसे ड्राइंग आप रीड करोगे तो उसमें आरो मार्किंग होता है, ठीक है।
ड्राइंग के अंदर इस टाइप का आरो मार्किंग होता है, तो इसी कॉर्नर से मेरे को टाइल चालू करना है, ठीक है। और उसके बाद में इंजीनियर्स आपने देखा होगा टाइल के पीछे भी एक ये होता है, ठीक है, आरो मार्किंग होता है। इसका सिग्नल क्या होता है, टाइल को मेरे को इसी डायरेक्शन में लगाना, अदरवाइज टाइल में दो टाइलों के बीच में जो ऑफसेट है, ठीक है, वो ऑफसेट बन जाएगा। नंबर 2, टाइल हमें 2-3 टाइप से लगाते हैं। देखो ये जो टाइल का वर्णन किया गया है ये मैंने पेपर जॉइंट से लगाया है, ठीक है। अगर मैं स्पेसर इसके बीच में दूंगा, ठीक है, स्पेसर इसके बीच में दूंगा तो वो मेरा स्पेसर से हो जाता है। तो 2 टाइप से टाइल लगाते हैं। ये होगा मेरा पेपर जॉइंट और ये हो गया मेरा स्पेसर, ठीक है। स्पेसर से टाइल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में टाइल लेइंग प्रोसीजर क्या है, प्लास्टर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, लेवल पेड मार्किंग होना चाहिए, ठीक है, ऑल मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ड्राइंग अवेलेबल होना चाहिए, साइड पे टाइल स्टैक्ड होने चाहिए पर लेआउट, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर्स, ठीक है, 3-4-5 रूल्स ऑफ टाइल्स, ठीक है। सीमेंट सल्डी कंजप्शन कितना है, 4.4 kg पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। सल्डी का अगर कंजप्शन निकालेंगे तो ये है। इंजीनियर्स बेसिक हमें टाइल का नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सी टाइल हम यूज करते हैं। इंजीनियर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कंपनी का नेम है, कजारिया, बजारा है, सेरा है, निटको है, ओरेंट है, सिम्पोलो है, सोमनी का टाइल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ये सारा चीज़, हाँ वो आप साइड के अनुसार, साइड की कंडीशन के अनुसार आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। वर्किंग प्रोसीजर इसमें डिस्कस किया है, कौन कौन सा टाइल होता है, ठीक है, ये सारा डिस्कस किया है। इंजीनियर्स नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी आप जैसा कि देख पा रहे हैं वो है हमारा मार्बल फ्लोरिंग, ठीक है। मार्बल वर्क कौन सा, किस तरीके से हमें मार्बल वर्क करना चाहिए, साइड पे क्या प्रोसीजर है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या मोटार का थिकनेस, फिक्सिंग तरीका क्या है, ये सारी चीज़ आपके साथ में बेसिक नॉलेज आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्सिंग प्रोसीजर क्या है मार्बल का, एरिया प्रिपरेशन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हैकिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लेवल मार्किंग ऑल अराउंड 4 साइड, ठीक है, जहाँ पे भी हम मार्बल लगा रहे हैं चारों कॉर्नरों पे पूरे में लेवल मार्किंग हमें इंडिकेट करना चाहिए। उसके बाद में लेवल पेड मार्किंग करना चाहिए, मोटार थिकनेस 20 से 25 mm होना चाहिए, फिक्सिंग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग के अनुसार उसका कटिंग होना चाहिए। सीमेंट एंड सैंड कंजप्शन का एरिया हमने ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको किस तरीके से निकाला जाता है ये स्क्रीनशॉट आप इसमें इसको ले सकते हो, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर में सीमेंट कंजप्शन विद 20% एक्स्ट्रा सीमेंट सल्डी 8.5 kg, ठीक है। नोट है ये मार्बल फिक्स विथ, अच्छा एक ये नोट है, ठीक है। इंजीनियर इसको याद रखना, मार्बल को अगर हम यूज कर रहे हैं, मार्बल को फिक्स कर रहे हैं तो उसमें वाइट सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि ब्लैक सीमेंट उसमें यूज नहीं कर सकते। जो हमारा एज होता है पत्थर का, क्योंकि ब्लैक से वो काला हो जाएगा, ग्राउटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। नोट 2 मतलब 2 इटालियन मार्बल जॉइंट ड्राई फिक्सिंग एंड टीनेक्स ग्राउटिंग, ठीक है। टीनेक्स को कहाँ यूज करते हैं, जिस टाइम पे हम मार्बल को फिक्स करते हैं तो जो उसके जॉइंट पे हम क्या यूज करते हैं, टीनेक्स यूज करते हैं। मार्बल फ्लोरिंग का जो थिकनेस होता है वो 18 mm होता है, ±1 mm इसमें लिया जाता है, ठीक है। मार्बल स्टोन के नाम इंजीनियर्स क्या हैं, ग्रीन मार्बल है, कटनी मार्बल है, डायना मार्बल है, मकराना, बोटोचिनो है, लाइट एम्परेडोर मार्बल है, डायना इटालियन है। ये सारे मार्बल ये मार्केट में जो फेमस हैं वही हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। जैसे ग्रेनाइट हम जेड ब्लैक है, जेड ब्राउन है, ब्लैक गैलेक्सी है, क्रिस्टल येलो है, सादर अली है, रोज पिंक है, अल्का वाइट है। ये सारे नाम आपको इंजीनियर पता होना चाहिए, जनरली आप साइट पर काम करते हो। उसके बाद में इंजीनियर से एक डिफरेंट जो क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आता है वो है मार्बल फ्लोरिंग एंड ग्रेनाइट फ्लोरिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो ये हार्डनेस क्या, मार्बल की सॉफ्ट होती है, ग्रेनाइट की हार्ड होती है इंजीनियर्स, ठीक है। ये बेसिक जो है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पे डिस्कस किया है। देखो एज कम्पेयर जो ग्रेनाइट होता है उसका ड्यूरेबिलिटी मोर होता है, ठीक है। और जो मेंटेनेंस होता है वो मार्बल का मतलब बहुत ही मतलब कॉस्टली होता है, और इसका जो ग्रेनाइट होता है उसका इजी होता है, क्योंकि इसे मार्बल में पॉलिश करना पड़ता है। कॉस्ट मोर एक्सपेंसिव होता है मार्बल लेस देन ग्रेनाइट के साथ में, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं, इंटीरियर फिनिशिंग वर्क में मार्बल को यूज करते हैं, और मोस्टली इसको हेवी मूवमेंट के लिए या मतलब कहीं पे भी हम ग्रेनाइट को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन इटालियन एंड मार्बल, इटालियन और मार्बल में डिफरेंस क्या है। इटालियन मार्बल कम्स फ्रॉम द क्वेरी, उत्तर खदानों से आया है।
मार्बल कम्स मैनी प्लेस इंक्लूडेड इंडिया, सॉफ्ट होता है, ठीक है, मार्बल सॉफ्ट होता है, इटालियन हार्ड होता है, मोर रेजिस्टेंस टू स्टेन्स, ठीक है, एज कम्पेयर, मोर एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, यूज एंड हाई एंड होम एंड होटल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम इटालियन का यूज करते हैं, रेजिडेंस बिल्डिंग में हम इसका मार्बल का यूज करते हैं, ठीक है। ये मार्बल और इटालियन में हमने ये डिफरेंस इंडिकेट किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंजीनियर मार्बल का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। इंजीनियर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, इंजीनियर ऑल ओवर फिनिशिंग में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और ये आपके साथ में पूरा ये देखो मार्बल फ्लोरिंग तो मैंने कर दिया, उसके बाद में मेरे को पॉलिश का भी ज़रूरत होता है, तो इंजीनियर्स पॉलिश का भी पैटर्न मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। सबसे पहले मैं क्या कर, पॉलिश के जो स्टेप होते हैं, देखो 4-5 स्टेप होते हैं, ग्राइंडिंग, ठीक है, मार्बल फ्लोरिंग, हनी कॉम रिमूविंग करना, पॉलिशिंग करना, बफिंग करना एंड द सीलिंग करना, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। इंजीनियर फर्स्ट स्टेप है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या है, ग्राइंडिंग में मैं जो हमारा सरफेस होता है उसको ग्राइंडिंग करता हूँ, प्लेटिनिंग करता हूँ, अनइवन जो फ्लोरिंग होता है उसको रिमूविंग करते हैं, जिसको कहा जाता है, उसको लीपा ग्राउंड मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसका नंबर होता है जो बट्टी का, वो नंबर होता है 30 नंबर एंड 50 नंबर। इंजीनियर मेरी जो लैंग्वेज है ना, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी लड़खड़ाती है, इस पर आप मत जाइए, आप वर्डों को थोड़ा देखिए, आप अपने काम के प्रोसीजर को देखिए प्लीज़, ठीक है। उसके बाद में मार्बल फ्लोरिंग में जो हनिंग आ जाती है, हनिंग, ठीक है, हनिंग किसको कहते हैं, रिमूव विजुअल जो स्क्रैच होते हैं, जो दिखाई देते हैं स्क्रैच, उसको हनिंग कहते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग भाषा में उसको हनिंग कहा जाता है। और हनिंग जो निकाला जाता है वो 100 नंबर और, ठीक है, 100 नंबर और 20 नंबर से निकाला जाता है, ठीक है। डायमंड पॉलिश पेड बोला जाता है 100 नंबर, ठीक है। उसके बाद में पॉलिशिंग चालू हो जाती है, ठीक है। पॉलिशिंग क्या है, पॉलिशिंग गिव द शाइनिंग इफेक्ट टू द मार्बल फ्लोर। इंजीनियर्स पॉलिशिंग गिव द शाइनिंग इफेक्ट टू द मार्बल फ्लोर। जो बट्टी हम यूज करते हैं वो है 600 नंबर, ठीक है, 800 नंबर, 1500 नंबर। 3 बट्टी हम चलाते हैं पॉलिशिंग में, 400 नंबर, 800 नंबर, 1500 नंबर, ठीक है। 3 बट्टी के बाद में जैसे 400 चला दी, उसके बाद में फिर 800 चलाएंगे, फिर 1500 चलाएंगे, उसके बाद में ये शाइनिंग हमारी कंप्लीट इस पर आ जाएगी। देन आफ्टर हम चालू करते हैं उसकी बफिंग, ठीक है, आल्सो नेज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मार्बल, ठीक से। बफिंग को कहा, बफिंग है जो इंजीनियर, बफिंग को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मार्बल कहा जाता है। 3000 नंबर बट्टी जब हम यूज करते हैं बफिंग के लिए, ठीक है। जो फाइनल स्टेज होता है जिसको सीलिंग कहा जाता है, इंजीनियर्स लैंग्वेज में उसको सीलिंग कहा जाता है। सीलिंग इज द फाइनल स्टेज, इज द एक्सपेंड लाइफ ऑफ द मार्बल फ्लोर, ठीक है। सीलिंग किस लिए करते हैं, जो मार्बल की जो लाइफ होती है जो फ्लोरिंग की, उसको वो बढ़ा देती है, इसलिए हम उसको सीलिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है ये, आफ्टर बफिंग हम यूज करते हैं। इन्हें सबसे पहले आपको बट्टी यूज करनी है, कौन कौन सी बट्टी कहाँ पे हम यूज करते हैं, 30 नंबर कहाँ पे, 100 नंबर कहाँ पे, 200 नंबर कहाँ पे, 400, 800, ठीक है, 1500, 3000, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं इंजीनियर्स, आपको ये चेक करने। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इंजीनियर्स, आप हमारे साथ में बने रहिए, वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटर प्रूफिंग, ठीक है। इंजीनियर्स वाटर प्रूफिंग कहाँ करते हैं बिल्डिंग के अंदर, वाटर प्रूफिंग बालकोनीज, टॉयलेट के अंदर किया जाता है बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, या फिर अपनी एक्सटर्नल जो एक्टिविटी होती है वहाँ पे वाटर प्रूफिंग किया जाता है। वाटर प्रूफिंग कौन कौन सा होता है ये हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे इंजीनियर। सिमेंटेटियस वाटर प्रूफिंग, बिटुमिन वाटर प्रूफिंग, फूड ग्रेड इपॉक्सी वाटर प्रूफिंग, कोल तार इपॉक्सी वाटर प्रूफिंग, टेरिस वाटर प्रूफिंग, ठीक है, सीलिंग टेप एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट ट्रीटमेंट, संकन, लिफ्ट पिट, इंटरनल वार्ड, बहुत बड़ा टॉपिक है। सिमेंटेटियस वाटर प्रूफिंग का डिस्कस करते हैं, जो जनरली हम यूज करते हैं सिमेंटेटियस वाटर प्रूफिंग। इसका रेशो क्या होता है इंजीनियर्स, रेशो है उसका 1:1.55 बाई वॉल्यूम, ठीक है, केमिकल प्लस में सीमेंट, ठीक है। कितने कोट करते हैं इंजीनियर्स, 2 कोट करते हैं। सिमेंटेटियस वाटर प्रूफिंग का रेशो हमें याद रखना है 1:1.5 रेशो होता है, ठीक है। इंजीनियर फर्स्ट कोट हम चालू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोट देखो, समर में अगर हमने फर्स्ट कोट कर दिया, उसका ड्राई टाइम क्या होगा, 6 आवर टू 10 आवर्स। विंटर में 10 आवर्स टू 12 आवर्स उसका ड्राई टाइम होगा।
इससे पहले अगर हमने कर दिया तो वाटर प्रूफिंग में क्या है, डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। सेकंड कोट का प्रोसीजर है, ठीक है। फर्स्ट कोट मैंने जैसे 6 to 10 आवर्स कर दिया, तो दूसरा कोट करूँगा तो 10 to 12 आवर्स का गैप मुझे चाहिए, ठीक है। सेकंड कोट आफ्टर पॉन्डिंग टेस्ट करते हैं। पॉन्डिंग टेस्ट, अरे भाई पॉन्डिंग टेस्ट क्या होता है इंजीनियर? पॉन्डिंग टेस्ट होता है वाटर को भर के चेक करना, ठीक है। मेरा वाटर प्रूफिंग लीकेज है या नहीं है वो मैं चेक करूंगा, तो उसको हम पॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। इसका पॉन्डिंग वाटर लीकेज का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है, तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स जनरली मैं इंडिकेट करता हूँ साइडों पे, 48 आवर्स टू 32 आवर्स, ठीक है। उसके बाद में मुझे प्रोटेक्शन प्लास्टर करना है। इसका प्रोटेक्शन प्लास्टर, अगर मेरा प्लास्टर 100% सही है, उसका लीकेज सिस्टम नहीं है, तो उसमें मैं उसका प्रोटेक्शन प्लास्टर स्टार्ट कर दूंगा साइड पे, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, नॉन टावर एरिया और संकन एरिया में कौन सा वाटर प्रूफिंग किया जाता है? वो बिटुमिन वाटर प्रूफिंग किया जाता है, जिसको मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर इंजीनियर आप देख पा रहे हैं, देखो, एस्फाल्ट अप्लाइड ऑन द सरफेस, ठीक है, एटेटिक पॉलीथीन मेम्ब्रेन, ठीक है, एपीपी, जिसे एपीपी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 100 mm वन अनोदर मेम्ब्रेन एंड एंडिंग पोजीशन 150 mm, ठीक है। अगर हम लेप कर रहे हैं एक दूसरे पे तो 100 mm चढ़ना चाहिए, एंडिंग पोजीशन पे 150 mm होना चाहिए। इसका मेम्ब्रेन जो है, जो, ठीक है, जो सीट होता है उसका साइज क्या है, 15 मीटर लेंथ होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है, 4 mm थिकनेस होता है, ठीक है। 3.5 भी आता है इंजीनियर, लेकिन 4 mm हम जनरली यूज करते हैं। 1 kg जो गैस होता है उसमें कितना एरिया कवर होता है, ठीक है, उसमें 12 से 15 स्क्वायर मीटर कवर होता है। मेम्ब्रेन लेइंग अकॉर्डिंग टू स्लोप डायरेक्शन, ओके इंजीनियर्स, स्लोप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन को लेइंग करना है। अगर मेरा इस तरीके से कोई बालकोनी में स्लोप बन रहा है तो यहाँ पे स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है इंजीनियर, ये स्लोप है, तो मेम्ब्रेन मेरा यहाँ से चालू होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से चालू होगा, फिर लेप होता होता नीचे तक आएगा, ठीक है। हॉट अप्लाइड बिटुमिन 1.2 kg पर mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फूड ग्रेड इपॉक्सी कोटिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है, मोस्टली यूज इन वाटर टैंक, जो हमारे बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा वाटर प्रूफिंग यूज करते हैं, फूड ग्रेड इपॉक्सी कोटिंग, ओके इंजीनियर्स। देखिए, बिफोर अप्लाइड प्लीज मेक सरफेस शुड बी फ्री फ्रॉम द डस्ट इज इक्वल टू एरिया प्रिपरेशन। एरिया प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। सरफेस मॉइस्चर कंटेंट नॉन मोर देन 5%। जो हमारा सरफेस है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इपॉक्सी प्राइमर अप्लाई करेंगे, 2 कंपोनेंट होते हैं, हार्डनर एंड रेक्सिन, ठीक है। इपॉक्सी जो प्राइमर है, हार्डनर एंड रेक्सिन दोनों को मिक्स करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर से मिक्स करेंगे, ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर से मिक्स करेंगे। कंजप्शन क्या है, 0.2 kg पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, प्राइमर का। 2 कोट फूड ग्रेड इपॉक्सी हैविंग 2 कंपाउंड हार्डनर रेजिन, दोनों का सेम है। 3 से 4 घंटे में ईस्ट कोट हॉरिजॉन्टल, सेकंड कोट वर्टिकल। एक कोट इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो दूसरा कोट इस डायरेक्शन में, दिस कॉल्ड इज वर्टिकल डायरेक्शन, दिस कॉल्ड इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हमेशा 2 इंजीनियर्स आपको याद रखना है, 2 जो कोट करता हूँ वो सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा कि एक कोट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हो तो दूसरा आप वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे, ठीक है। फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 से 3 घंटे का होना चाहिए। फूड ग्रेड का जो कंजप्शन है, फूड ग्रेड इपॉक्सी जो कोटिंग में कर रहा हूँ वो कितना है, मतलब 0.35 kg, ठीक है, 0.4 kg पर मीटर स्क्वायर, ओके, 400 kg नहीं है। कोलतार इपॉक्सी सेप्टिक टैंक में अगर कर रहा हूँ, इंजेक्शन ग्राउटिंग अगर कर रहा हूँ मैं, इंजेक्शन ग्राउटिंग जैसे कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे इंजेक्शन ग्राउटिंग किया जाता है, ठीक है, उसमें वाल में किया जाता है और उसमें निप्पल यूज करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है, यानी ये मेरा कंस्ट्रक्शन आरसीसी वाल है, आरसीसी वाल के ये जो जॉइंट है इसमें अगर मैं निप्पल ग्राउटिंग करूँगा तो ये एक निप्पल से 2 निप्पल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 750 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके इंजीनियर्स। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस डीडीपी टेस्ट, एलपीटी टेस्ट। अगला टॉपिक है एलपीटी टेस्ट, डीडीपीटी टेस्ट, ठीक है, डाई पेंट्रेशन टेस्ट जिसको कहा जाता है डाई पेंट्रेशन टेस्ट। और ये कहाँ किया जाता है इंजीनियर, ये
किया जाता है। ISMB होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ISMB होते हैं, उन पे जो हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे DDT टेस्ट किया जाता है, यानी LPT टेस्ट किया जाता है, लिक्विड पेंट्रेशन टेस्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, LPT इज इक्वल टू लिक्विड पेंट्रेशन टेस्ट, डाई पेंट्रेशन टेस्ट, DDP डाई पेंट्रेशन टेस्ट। चलिए स्टार्ट कैसे करते हैं। प्रोसीजर क्या है, हमें प्रोसीजर सीखना है इंजीनियर। प्रोसीजर इसका क्या है करने का, ठीक है। सबसे पहले सरफेस को हम क्लीन करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद में क्लीनर नाम का जो होता है स्प्रे, ठीक है, क्लीनर ही उसको बोला जाता है, नॉन क्लोराइडेड सॉल्वेंट एंड हाई परफॉर्मेंस स्प्रे होता है, उसको मैं उस पर अप्लाई करूँगा और जितना भी अनवांटेड मेटल जो होता है वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में सेकंड जो मेरा स्प्रे होता है उसको डेवलपर कहा जाता है। अप्लाइड हार्ड वेल्डिंग सरफेस जॉइंट एंड रेस्ट टाइम 5 to 7 मिनट एंड एब्जॉर्ब पिन होल एंड क्रैक्स। ठीक है, इस वेल्डिंग पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया डेवलपर को। उसके बाद में मैं 5 से 7 मिनट के बाद में इसमें मैं इसको सीन करूँगा, ठीक है, ऑब्जर्व करूँगा इसमें कोई पिन होल तो नहीं है या फिर लॉन्ग क्रैक तो नहीं है। ठीक है, इसी को बोला जाता है पेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप है पेंट्रेटर। ठीक है, फाइनल केमिकल अप्लाइड ओवर द डेवलपर पर केमिकल, ठीक से, एंड द टेक्स द 10 मिनट एंड ऑब्जर्व्स आवर वेल्डिंग सरफेस क्रैक आर अ पिन होल। ओके इंजीनियर्स, 3 स्टेप में मुझे ये DDP टेस्ट करना होता है। क्लीनर यूज करता हूँ, डेवलपर यूज करता हूँ, उसके बाद में पेंट्रेटर होता है। पेंट्रेटर अप्लाइड करने के बाद में जो ये मेरा वेल्डिंग है इसमें मेरे को सीन करना है कि लॉन्ग क्रैक्स पिन होल वगैरह तो नहीं है, और इसका जो टाइम पीरियड हो 10 मिनट तक इसको मुझे लगा के छोड़ना है। ठीक है, 10 मिनट के बाद में इसको मैं ऑब्जर्व करूँगा कि इसमें लॉन्ग क्रैक या कोई पिन होल तो मेरा राइज नहीं हुआ। ओके इंजीनियर, इसी को कहा जाता है LPT टेस्ट एंड DDP टेस्ट। इसको कहा जाता है, इसको DDP टेस्ट एंड LPT टेस्ट कहा जाता है। जो मेरे बड़े बड़े पुलिन होते हैं या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स या कॉमर्शियल बिल्डिंग या क्लब्स में जो ISMB यूज़ किया जाता है बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे ये वेल्डिंग टेस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग DDT टेस्ट या LPT टेस्ट के बाद में हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है इंजीनियर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी जैसा कि आप देख पा रहे हो, वुडन वर्क। ठीक है, और आप कुछ इमेजेस भी सीन कर पा रहे हो। इसमें क्या है, वुडन वर्क, वुडन फ्रेम, वुडन डोर, वुडन फ्लोरिंग, वॉश बेसिन, विनिटी, किस तरीके से एक घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर हमें काम करवाना चाहिए। चलिए वुडन वर्क स्टार्ट करते हैं इंजीनियर्स। देखो, सबसे पहले मैं वुडन फ्रेम, वुडन डोर, वुडन फ्लोरिंग, इन सब चीज़ का डिस्कस करूँगा। ये वुडन फ्रेम है इंजीनियर, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वुडन फ्रेम है। ठीक है, वुडन फ्रेम का साइज मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। इसका जो ये है हाइट है 100 mm है, विड्थ 1 मीटर है और इसका हाइट 2 मीटर है। तो मुझे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किस हिसाब से जो डोर फ्रेम होते हैं किस हिसाब से मेरे को इंस्टॉल करने चाहिए या मंगवाने चाहिए, किस हिसाब से मेरे को इसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, इसका जो जॉइंट होता है इंजीनियर्स, ये जो जॉइंट होता है इसको कहा जाता है माइटर जॉइंट। ठीक है, डोर फ्रेम के जॉइंट को माइटर जॉइंट कहा जाता है। और ये मैंने इसका सेक्शन काट दिया इंजीनियर, ये सेक्शन काट दिया तो ये 35 mm का पाताम आ गया। ठीक है, ये 100 mm का है और ये 100 mm का लेंथ हो गया, इसका चौड़ाई हो गया, और यहाँ से मेरा 10 mm का ऑफसेट मिल रहा है, ये मेरा पाताम हो गया। ठीक है, जिसमें मेरा डोर फिट होता है। इसकी मेजरमेंट के अनुसार इसमें जो डैश फास्टनर होते हैं, डैश फास्टनर का जो साइज क्या है 10 mm एंड 100 mm का लेंथ। ठीक है, 10 100 mm इंटू में 125 mm, 100 mm का भी यूज कर सकता हूँ, हाइट का 125 mm का भी। मैक क्या होता है, हिल्टी का होता है। ठीक है, जहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ इंजीनियर वहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक मेरे को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसका 300 mm वाल और थिकनेस अकॉर्डिंग टू साइड पे जो हमारी वाल की थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद में मेजरमेंट इंजीनियर्स, डोर फ्रेम का मेजरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मेजरमेंट किस में करते हैं इंजीनियर्स, क्यूबिक फीट में इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसका डोर फ्रेम का जो मेजरमेंट करते हैं वो क्यूबिक फीट में करते हैं।
क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे इंजीनियर्स के। क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, थिकनेस इंटू में विड्थ। थिकनेस क्या है 100 mm, 100 mm, ठीक है। इसको एरिया में एरिया निकाल लिया इसका, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया। उसके बाद में लेस पाताम एरिया, जो पाताम एरिया मेरा, इसको मैं लेस करूंगा 35 mm को, 35 mm इंटू में 35 mm, इसको लेस करूंगा तो इतना एरिया आ जाएगा। उसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया जो मेरा टोटल आया है उसमें से पाताम का एरिया है उसको डिडक्ट कर दूंगा तो 0.088 मेरे पास में बैलेंस बच जाएगा। ओके इंजीनियर, टोटल रनिंग लेंथ कितनी है मेरी, जो डोर फ्रेम है इसकी टोटल रनिंग लेंथ कितनी है, ठीक है। टोटल रनिंग लेंथ जब तक मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं इसका एक एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा इंजीनियर। 2100 प्लस में 800, ठीक है। ये 100 mm मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ये 100 mm 2000, ठीक है। 2100 हो गया तो 2100 प्लस में ये 800 mm, ठीक है। 800 mm तो टोटल जो रनिंग मीटर जो मेरा लेंथ आ गया इंजीनियर, 5 रनिंग मीटर मेरा लेंथ आ गया, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुडन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में रनिंग लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मेरा आया है इंजीनियर, कितना मेरा क्रॉस सेक्शनल आया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.008 इंटू में टोटल जो मेरा लेंथ है, जो रनिंग मीटर में मैंने लेंथ कैलकुलेशन किया था उससे इसको इंटू कर दूंगा तो ये क्यूबिक मीटर में मेरा एरिया निकल जाएगा एक डोर फ्रेम का, ठीक है। अगर मेरे को डोर फ्रेम ऑर्डर करने हैं तो मैं इसको क्यूबिक मीटर में ही इसकी मेजरमेंट दूंगा, क्योंकि क्यूबिक मीटर में मैं इसकी मेजरमेंट निकालूंगा। इसको CFT में चेंज कर दूंगा। CFT में चेंज करने के लिए इंजीनियर एक क्यूबिक मीटर में 30.28 क्यूबिक फीट होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेरा वॉल्यूम आया तो कितना आया 1.55 CFT, ठीक है। एक डोर फ्रेम का 1.55 क्यूबिक फीट मेरा एरिया आ गया है। वेस्टेज परसेंटेज ऑफ लिमिट कितनी लेते हैं डोर फ्रेम की, वेस्टेज परसेंटेज लिमिट लेते हैं 5%। इंजीनियर्स पाताम को इंडिकेट किया, डोर फ्रेम, ठीक है, डैश फास्टनर कोर्सनर यूज करते हैं, कैलकुलेशन एवरीथिंग डिस्कस किया। उसके बाद में वुडन फ्रेम, ठीक है। वुडन फ्रेम कौन सा, कहाँ पे, किस साइज का यूज करते हैं इंजीनियर्स, चलिए। रेजिडेंस बिल्डिंग में अगर मेरे को वुडन फ्रेम यूज करना तो टॉयलेट का जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज जो टॉयलेट का 700 चौड़ा होता है, चौड़ाई जो विड्थ होती है 700 mm और हाइट 2100, ठीक है। रूम 1000 mm विड्थ होती है, 2400 mm हाइट। मेन डोर 1200 mm विड्थ, 2400 mm हाइट, ठीक है। डेंसिटी कितना है, थिकनेस कितना है फ्लैश डोर का, ठीक है। थिकनेस 35 mm जनरली मैं लेके चलता हूँ। स्टैंडर्ड IS कोड 2202 में टॉलरेंस कितना है डोर फ्रेम का, ±1.25 mm, ठीक है। जब जिस टाइम पे डोर फ्रेम आता है उस टाइम पे हमें इसका क्वालिटी चेक करना होता है। कौन कौन सी लकड़ी का डोर फ्रेम हम यूज कर सकते हैं इंजीनियर्स, देखो, टीक वुड, पाइन वुड, मरंडी, ठीक है, ID5 मरंडी वुड, रोज वुड, साल वुड, ठीक है, मैग्नीज, ओक वुड, देवदार, अलग अलग कंपनियों के डोर फ्रेम हमें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हमें वही यूज करना जो हमारी साइट पे यूज हो रहा है, ठीक है। ये जनरली मैंने इंडिकेट किया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी के डोर फ्रेम आते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। डोर हार्डवेयर स्टैंडर्ड क्या है, डोर जो हैंडल्स होता है, ठीक है, डोर हैंडल्स का हाइट क्या होता है, ठीक है, और डोर जो लॉक होता है उसको कहाँ पे लगाते हैं। देखो हार्डवेयर जो, देखो ये इंडिकेट किया है डोर हैंडल, ठीक है, 900 mm पे सेंटर पे लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डोर लॉक कहाँ पे लगना चाहिए, कितना हाइट होता है, ठीक है, मैक्सिमम क्या है, ठीक है, ये सारा मैंने इंडिकेट किया है डोर फ्रेम का वुडन वर्क से रिलेटेड। उसके बाद में इंजीनियर्स नेक्स्ट जो है मेरा, वो है मेरा इंजीनियर्स वुडन फ्लोरिंग, ठीक है। वुडन फ्लोरिंग इंजीनियर्स क्या होता है, वुडन फ्लोरिंग किस तरीके से लगना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी का हम यूज करते हैं। आपने कौन कौन सी कंपनी का, देखो परगो का मैंने यूज कराया है, सेंचुरी प्लाईवुड का यूज कराया है, स्क्वायर फुट का, ग्रीन लैम्प का, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग का मैंने यूज कराया है। अब डिपेंड करता है आपकी साइट पे कौन कौन सी कंपनी का वुडन फ्लोरिंग हम यूज कर रहे हो। तो वुडन सबसे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंजीनियर्स
वुडन फ्लोरिंग को लगाने का पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया प्रिपरेशन इंजीनियर मेरा होना चाहिए, एरिया प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद में जो मदर स्लेब होती है उस पर हैकिंग करना चाहिए, क्योंकि उस पर मैं आईपीएस करता हूँ, ठीक है। आईपीएस क्या होता है, इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग होता है, ठीक है। इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग को इसलिए किया जाता है, जो मेरा मदर स्लेब होता है उसमें एंडुलेशन होता है। एक लेवलिंग बेड बनाने के लिए आईपीएस को किया जाता है, ठीक है। आईपीएस को 2 लेयर में किया जाता है, जिसका जो थिकनेस होता है आईपीएस का 40 mm का होता है। फर्स्ट लेयर जो आईपीएस होता है वो 25 mm होता है, जिसका रेशो क्या होता है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है। सेकेंड लेयर जो 15 mm का किया जाता है उसको ओनली 6 mm एग्रीगेट के साथ में मैं इसको करता हूँ, और 7 days क्यूरिंग टाइम पीरियड इसको मैं करता हूँ, ठीक है। वुडन फ्लोरिंग का जो साइज होता है इंजीनियर्स, वुडन फ्लोरिंग का जो साइज होता है 1200-1800 इसका लेंथ होता है, ठीक है। और 200 mm इसका विड्थ होता है, 180 mm विड्थ होता है, 180 का भी विड्थ होता है, और इसका थिकनेस होता है 7.5 mm, ठीक है। इंजीनियर्स आपने देखा होगा वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले एक फोम शीट अप्लाई करता हूँ, वाइट कलर की। फोम शीट का जो थिकनेस होता है इंजीनियर्स 1.5 mm होता है। मॉइस्चर कंटेंट पर्पज़ के लिए इसको लगाया जाता है। किस पर्पज़ के लिए, मॉइस्चर कंटेंट, ताकि जो फ्लोर का मॉइस्चर है वो वुडन फ्लोरिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं आए। वॉल एंड वुडन फ्लोरिंग बिटवीन गैप देते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा रूम है, तो इसमें ये वुडन फ्लोरिंग और वॉल में 5 mm का गैप दिया जाता है। किस लिए 5 mm का गैप दिया जाता है? मेन एडवांटेज क्या है इसका? मेन एडवांटेज है अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन था, हीट रिमूव के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है? अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन एंड हीट रिमूव के लिए इसको यूज किया जाता है। वुडन फ्लोरिंग स्केटिंग हाइट कितना होता है? हाइट होता है 65 mm हाइट होता है इसका, ठीक है। और वुडन फ्लोरिंग और जो टाइल के बीच में जो लगाया जाता है उसको प्रोफाइल कहा जाता है। प्रोफाइल का चौड़ाई से 40 mm होता है। फिक्सिंग इन बिटवीन स्टोन फ्लोरिंग जॉइंट एंड वुडन फ्लोरिंग, ठीक है। वुडन फ्लोरिंग और टाइल के भी दरवाजे के उसमें जो प्रोफाइल लगाया जाता है वो 40 mm का होता है। अभी इसमें जनरली यूज करना आईपीएस मेरा लेवल में होना चाहिए, ठीक है। और आईपीएस करते वक्त उसमें स्ट्रिप यूज़ की जाती है, ग्लास स्ट्रिप भी बोला जाता है उसको, फाइबर स्ट्रिप भी कहा जाता है, ठीक है। मार्केट में जो यूज हो रही है, ठीक है। उसका लेंथ कितना होता है ग्लास का, ठीक है, 1200 mm का लेंथ होता है, और विड्थ होता है 25 mm का जो चौड़ाई होती है, और उसकी थिकनेस होती है 6 mm की। तो उसको एक पैनल बना दिया जाता है पूरे रूम के अंदर। ये मेरा रूम है, तो इसमें सबसे पहले ये मैंने फिक्स कर लिया, ये मेरा, ठीक है, स्ट्रिप है। तो ये पैनल बराबर के होने चाहिए, और ये इसका साइज ये इंडिकेट किया है, ठीक है। उसके बाद में जिप्सम फॉल सीलिंग का हम डिस्कस करेंगे इंजीनियर्स, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जिप्सम प्लास्टर, पेंटिंग, इंजीनियर जिप्सम प्लास्टर को आप देख पा रहे हो किस तरीके से। देखो लेवल मार्किंग सबसे पहले होना चाहिए इसमें। उसके बाद में स्टेप 1 में क्या है, पैरामीटर चैनल फिक्स करते हैं। जो चारों साइड दीवार में चैनल फिक्स होता है उसको पैरामीटर चैनल कहा जाता है। उसका साइज़ क्या होता है, 30 mm, 27 mm, 20 mm। स्टेप 2 में क्या है, फास्टनर फिक्स किए जाते हैं। फास्टनर का साइज़ 10 mm से 80 mm का फास्टनर होता है, हिल्टी का होता है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक फास्टनर से दूसरे फास्टनर के बीच में, सीलिंग एंगल के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से फास्टनर हम लगाते हैं साइड पे, ठीक है। 100 फीट क्लिट के साथ में फास्टनर सीलिंग एंगल कहा जाता है। स्टेप 3 क्या है, इंटरमीडिएट चैनल फिक्स करते हैं। इसको इंटरमीडिएट चैनल, ये स्टेप बाय स्टेप
और कलर वाइज कलर में हमने आपको इंडिकेट किया है। जो ग्रीन कलर है वो क्या है, लेवल मार्किंग। उसके बाद में स्टेप 2 में क्या है, ब्लैक कलर का पैरामीटर चैनल। उसके बाद में स्टेप 3 क्या है, इंटरमीडिएट चैनल है। स्टेप 4 क्या है, जो ग्रीन कलर है उसका क्या है, सीलिंग सेक्शन उसको कहा जाता है, सीलिंग सेक्शन उसको कहा जाता है। ठीक है, ये कलर वाइज हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि ताकि अच्छे से इंजीनियर समझ में आ जाए कि कौन सा चैनल किस टाइम पे फिक्स होता है, कहाँ पे फिक्स होता है, इसलिए कलर से हमने इसमें इंडिकेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेकर आएंगे वो है इंजीनियर पेंटिंग को बारीकी से हम आपको समझाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने जूनियर स्टाफ सीनियर स्टाफ के पास में ट्रांसफ़र कीजिए। हमारे साथ में बने रहिए हमारे चैनल पे। हम आपके साथ में ऐसे ही बेसिक नॉलेज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।